हेलो माई सेल्फ विक्रांत यादव और हम पढ़ रहे हैं आज लेक्चर थर्ड। इससे पहले वाले जो लेक्चर सेकंड में हमने पढ़ी थी, हमने रेट ऑफ रिएक्शन के फैक्टर ऑफ एक्टिंग पढ़े थे, कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था। उसके अलावा अगर बात करें रेट लॉ पढ़े थे। उसके अलावा हम जो पढ़ने वाले थे आज के लेक्चर में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और रह गया आपका, मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी, अगर मोलिकुलरिटी की बात करें तो मोलिकुलरिटी वो होती है जो किसी भी रिएक्शन में कितने मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कि सिंपल में बात करूं, अगर आपने ए से बी में गया है कोई प्रोडक्ट, अगर बात की है कि ए बी प्लस सी में गया है, टू ए प्लस में बी इज इक्वल टू कोई सी बना है, क्लियर है। तो इसके लिए जो मोलिकुलरिटी, कितने मोलिक्यूल भाग ले रहे हैं भाई, इसमें कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वन, तो इसकी मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। कितने ले रहे हैं, दो हो जाएगी। कितने ले रहे हैं, तीन हो जाएंगे। जितने मॉलिक्यूल किसी भी रिएक्टेंट में, अगर रिएक्टेंट पार्ट की साइड जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो उसकी क्या होती है, मोलिकुलरिटी। लेकिन एक मोलिकुलरिटी का इफेक्ट है कि इफेक्ट नहीं होती अगर उसको हम क्या करें, किसी भी बैलेंस करें इक्वेशन को। देखना वेरी इंपॉर्टेंट केस है ये, इंपॉर्टेंट है, बस इसमें यही समझने का है। जैसे H2 प्लस में अगर बात करें I2 इज इक्वल टू ये होता है 2HI, क्लियर है भाई। कितने मॉलिक्यूल इसमें पार्टिसिपेट, एक मॉलिक्यूल H2 है, एक कितना है I2। इसकी स्टाइकियोमेट्री की बात कर रहे होते हैं ना, कि ये नहीं देख रहे तो दो हाइड्रोजन है, दो आयोडीन है तो चार हो गए, नहीं, इनकी स्टाइकियोमेट्री दो मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं तो दो मॉलिक्यूल के लिए मोलिकुलरिटी दो है। अगर सेम इसी की अगर कोई आपको रिएक्शन लिख दे 2H2 प्लस में 2I2 इज इक्वल टू 4HI, या वो आपको लिख दे सॉरी हाफ H2 प्लस में हाफ I2 इज इक्वल टू HI, इस चीज से अगर बात करें इक्वेशन बैलेंस नहीं है, बैलेंस तो है लेकिन अगर बात करें रेशियो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। अगर बात इस चीज को हम बिल्कुल मिनिमाइज रेशियो में लेके आते हैं, अगर इसको ऐसी कैसी वैल्यू से काटूं जो मतलब और लोअर लेवल में चली जाए, जैसे कि इसको अगर दो से काटते हैं तो एक से कट गया, एक से कट गया, कितने से, वही मोलिकुलरिटी आ जाती है। इसके लिए भी मोलिकुलरिटी क्या रहेगी, दो। दूसरी चीज कि मोलिकुलरिटी इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले एक बात की जाए, कभी भी तो जीरो नहीं हो सकती, एक नेगेटिव नहीं हो सकती, और एक किसमें नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। फ्रैक्शन मतलब जैसे कि वेरिएबल तरीके से नहीं होती है। जीरो क्यों नहीं होती, क्योंकि कोई भी रिएक्शन ऐसी है ही नहीं जिसमें रिएक्टेंट पार्ट ना हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो हमेशा मोलिकुलरिटी का कोई ना कोई वैल्यू होती है। नेगेटिव नहीं हो सकती, भाई माइनस में मान थोड़ी होगा मोलिकुलरिटी का, एक फ्रैक्शन में नहीं देते हैं। जैसे एक फ्रैक्शन में नहीं तो इसकी कैसी एक वैल्यू से कि वेरिएबल में आ जाए, दो से गुना कर दो इसको भाई, दो से करते हैं तो क्या हो जाएगा, टू से टू गया, ये तो बचेंगे वन, और ये भी क्या बचेगा। अब ये एक बैलेंस है तो कितने मोलिक्यूल भाग ले रहे हैं वही तो इन तीनों इक्वेशन के लिए जो मोलिकुलरिटी रहेगी वो दो ही रहेगी। मतलब मोलिकुलरिटी के लिए हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं सबसे लोअर लेवल में, तब उसकी मोलिकुलरिटी निकालते हैं, क्लियर है भाई। उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमने जैसे कि पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, बात की थी कि रेट ऑफ रिएक्शन की जो बात करें, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही थी कंसंट्रेशन की, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर n, और n क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर बात की जाए, ये जैसे कि एक इक्वेशन ले रहा हूं, जैसे कि मैंने a प्लस बी लिया, ये कुछ c में गया भाई, इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी इसको हटाया था। देखो अगर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाया तो क्या आया था, रेट कांस्टेंट k, और कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की, उसी की स्टोइकियोमेट्री 1, उसी की स्टोइकियोमेट्री कितनी b की भाई, 1। अगर अब बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की लैंग्वेज की, दी सम ऑफ द पावर ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, बस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर का जो सम होता है वही क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। इज सिंपल लैंग्वेज, ये हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब बात की जाए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमने ये भी पढ़ा था कि स्लो स्टेप की वगैरह बात की जाए नॉर्मली, जैसे कुछ एग्जांपल ले रहा हूं भाई आपके लिए, a प्लस बी बोल दे कि आपको एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो आप सबसे पहले कैसे लिखोगे, रेट इज इक्वल टू के, भाई कंसंट्रेशन है उन्हीं की, अगर एलिमेंट्री तो उनकी स्टोइकियोमेट्री कहां चली जाएगी, पावर में, बस पावर का सम, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोली जाएगी, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोली जाएगी, क्लियर है। अगर आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे दे, कॉम्प्लेक्स कौन सी होती है, जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है, उनमें क्या होता है, अगर फर्स्ट स्टेप माना कि कोई ए से पी बोल रहा है और इसकी मैकेनिज्म दे दी, उसने कह दी इसकी मैकेनिज्म कि भाई ए से बी में गया, बी से सी में गया होगा, और सी से फाइनली गया होगा प्रोडक्ट में, और पहला ही स्टेप अगर स्लो है तो इसका लॉ ऑफ मास एक्शन से हम डिटरमाइन करते हैं, और इसकी स्टोइकियोमेट्री ओनली इस पे डिपेंड करता है, स्लो स्टेप पे। मैंने पहले बताया था काइनेटिक ओनली स्लो मैकेनिज्म की बात कर रहा था, और वही स्टेप कौन सा होता है, आरडीएस स्टेप होता है।
इसके रेस्पेक्ट में रिएक्शन कौन सी होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी ओनली। जैसे कि हम लिखेंगे भाई, अगर रेट लिखेंगे इसके स्टेप में, बस इसी की कंसंट्रेशन और इसी की स्टोइकियोमेट्री कितनी 1, तो कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोली जाएगी, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, कौन सी बोली जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर। अब इसके फर्दर अगर कोई भी स्लो स्टेप आता है, पहला स्टेप क्या हो, फास्ट, तो फिर हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्लियर है चीज। तो इसके एग्जांपल आपके नोट्स में कुछ दे रखे हैं। अब सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, जीरो और जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर, आपके सिलेबस में दो ही चल रहे हैं, एक स्यूडो ऑर्डर भी है, तो उनको पढ़ते हैं। सबसे पहला वाला जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोल सकते हैं, एक ही बात है। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बात क्या करेगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बात की कर बोल दिया उसने, तो उसने क्या बोल दिया कि n इज इक्वल टू क्या है, जीरो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भाई, कोई भी रिएक्शन दे दी मैंने कि ए से वो पी में जा रही है, क्लियर है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर बात है, उसने पहले बोल दिया कि जीरो रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन को जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर मतलब उसकी एन की वैल्यू क्या है, जीरो है। अब सिंपल चीज समझना, इसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था, बात करें फॉर्मूला की, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि रिएक्टेंट और किसकी, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन उसी की पावर n, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या भाई, प्रोपोर्शनलिटी को हटाते तो यहाँ पे क्या आता है, k। और हमें पता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो n की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, और किसी की भी पावर जीरो अगर होती तो किसके बराबर हो जाता मन, तो रेट क्या हो जाएगी, रेट इज इक्वल टू किसके, ओनली किसके बराबर होगी। अगर बात की जाए जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती, ओनली किस पर डिपेंड करती है, रेट कांस्टेंट पर करती है। क्लियर है। एक इसी में देखना साइड में, इसी वे में अगर बात कर रहा हूं, यही सेम रिएक्शन है, वही बात है, उसी के लिए इसके नीचे लिख लेते हैं वाली साइड से। देखना कोई भी रिएक्शन हमने पहला टाइम लिया जीरो टाइम पर, इनिशियल रेट अगर बात करें भाई, कोई भी ए जो हमने रिएक्टेंट लिया उसकी कंसंट्रेशन मान ली ए मान ली, जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई, इनिशियल है, तो कुछ प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा। जब t इज इक्वल टू जीरो टाइम होता है तो मतलब रिएक्शन अब शुरू होने वाली है, प्रोडक्ट कुछ नहीं बना होता, मतलब ये कितना होगा, जीरो। उस टाइम के बाद अगर बात करूं, दूसरा टाइम मान लें t टाइम पर भाई माना है कितना बनेगा, कोई x बनेगा, कुछ मात्रा में प्रोडक्ट बन चुका कुछ क्वांटिटी में, तो ये थोड़ी कंप्लीट, तो कुछ ये कितना बचा, सिंपल सोच लो, वेरी बहुत समझने के यही, तो ये बचा होगा a माइनस एक्स। ये समझना, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट समझने में, देखना एक बार, जैसे मैंने सिंपल ले रहा हूं, नॉर्मल एग्जांपल की बात करते हैं, आपने 10 kg मिल्क लिया है, सिंपल से समझते हैं, जो कि प्रोडक्ट माना कर्ड में कन्वर्ट होने जा रहा है, तो t इज इक्वल टू जीरो टाइम पर जब रिएक्शन शुरू हुई है तो कर्ड कितना बना है, 0% बना ही नहीं है। लेकिन माना हमने देखा 10 मिनट बाद देखा कि ये बन गया, अब जो प्रोडक्ट बन चुका वो बन चुका 5 kg। क्लियर, 5 kg बना, तो ये कितना बचा भाई, a था शुरू में, a इज इक्वल टू 10 kg, बना कितना, x इज इक्वल टू 5 kg, ये कितना बचा, 10 में से क्या घटा देंगे, 5, मतलब a में से क्या घटा दिया, x घटा दिया, इज इक्वल टू कितना, 5 बचा। ये लाइन समझने आई, हमें मेन चीज समझनी थी ये वाला कॉन्सेप्ट, कि अगर शुरू में इनिशियल कंसंट्रेशन, जो शुरू में जो इसकी कंसंट्रेशन माना उसकी वैल्यू है a, भाई जब कुछ रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है तो ये जीरो होगा, कुछ टाइम के बाद माना x बन गया, तो ये कितना बचेगा, a कितना बचेगा, a में से क्या घटा देंगे, x, ये वैल्यू क्लियर होगी मेरे हिसाब से। क्लियर है, ये मतलब t टाइम पर a की जो कंसंट्रेशन ही तो दे रखी है। क्लियर है। अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपने, रेट ऑफ रिएक्शन और स्टोइकियोमेट्री में रिलेशन, उसमें क्या था देखना, रेट ऑफ रिएक्शन की जो बात करूं, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, हमने देखा था कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवरऑल उसमें टेकन टाइम इज इक्वल टू, इसी रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टेकन टाइम, इसके लिए पॉजिटिव, इसके लिए क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि पता रिएक्टेंट की घटती है, प्रोडक्ट की बढ़ती है कंसंट्रेशन। अब बात करें टी टाइम पर, टी इज इक्वल टू, टी टाइम पर अगर बात करें, जो टी टाइम है, हमने टाइम लिया, टी टाइम पर जो कंसंट्रेशन ए की कितनी है भाई, ए माइनस, इसी को अगर बात करें क्या हो जाएगी, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ए की जो कंसंट्रेशन है टी टाइम पर कितनी है, ए माइनस एक्स बाई वही टाइम, चेंज इन टाइम इज इक्वल टू पी की कंसंट्रेशन टी टाइम पर कितनी है भाई, एक्स, ये पॉजिटिव, ये क्या लगेगा, नेगेटिव। इसे मैं इक्वेशन 1 कह रहा हूं, उसी रिएक्शन की बात करें, दोनों ही जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और इस इक्वेशन को मैं बोल देता हूं सेकंड। क्लियर है यहां तक। अब बात है, आपको दिख रहा है दोनों साइड रेट और रेट है, तो एक साइड इक्वल है, तो जो k इक्वल होगा इसके भी, और k इक्वल होगा किसके, इसके। क्लियर है। अब दोनों को इक्वल करके, किसी एक को इक्वल करके हम लास्ट में इक्वेशन ले आते हैं,
लेकिन इजी कैलकुलेशन किसके थ्रू होती है, इसके। दोनों में आंसर सेम ही आना। माना हमने दोनों जब बराबर है तो किसी एक वैल्यू को पुट कर लेते, ठीक है ना। देखना भाई डी अगर बात की जाए, dx बाई डी टी इज इक्वल टू जो हो जाएगा आपका k के बराबर। क्लियर है? इज इक्वल टू अगर बात की जाए, अगर k को और dt को मैं इस साइड भेज रहा हूं तो क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू k। क्लियर है? इस चीज को अगर बात की जाए, इसके बाद ऑप्शनल इस चीज को लेते हैं इंटीग्रेशन। अगर बात करें बाई इंटीग्रेशन, बाई इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जब करते हैं तो कैसे हो जाता है, dx इंटीग्रेशन इज इक्वल टू k हमारे पास रेट कांस्टेंट है, कांस्टेंट राशि का अगर बात करें इंटीग्रेशन की, अगर बात है कांस्टेंट वैल्यू कहां जाती है, बाहर बचता है यहाँ पे dt। क्लियर है जी? उसके बाद अगर बात की जाए dx का इंटीग्रेशन ओपन करते हैं, क्या बचता है x, और इसका जो कांस्टेंट वैल्यू एज इट इज, और dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा t, और इंटीग्रेशन हटता है वैल्यू आती है कौन सी, c। इंटीग्रेशन को हटाते हैं तो क्या लगा देते हैं साथ में, c लगाते हैं। क्लियर है जी? यहां तक अगर बात की जाए, इसके बाद मैं वैल्यू और लिखता हूं यहां पे, देखना इस वैल्यू के बाद अगर बात की जाए एट टाइम t इज इक्वल टू 0। भाई जब t इज इक्वल टू 0 है तो x कितना होगा, x इज इक्वल टू 0। भाई जब t टाइम 0 है तो उस वक्त a किसके बराबर है भाई, 0 के, या x किसके बराबर है, 0। x बना ही नहीं है तो t इज इक्वल टू 0 टाइम पर x। तो अब इसी इक्वेशन से x, भाई इसमें अगर t की वैल्यू में क्या रखा हूं 0 और x की वैल्यू क्या रखा हूं 0, क्या हो जाएगा इसी वैल्यू में 0 इज इक्वल टू k, t कितना भाई 0 प्लस c इज इक्वल टू, भाई ये तो मल्टीपल होके k के साथ कोई भी 0 वैल्यू गुना होती है तो 0 हो जाती है, 0 की क्या बचेगा, इसे इक्वेशन आप जैसे 1 मान रहे थे इसे 2। अब बात करें फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2 से आपको क्या मिलेगा भाई, c की वैल्यू हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80। और वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल इससे होते हैं। आपको सबसे इंपॉर्टेंट मतलब इन सारे डेरिवेशन से ले देके मेन जो पर्पज है वो इसे पढ़ने का है। इससे हम आप लाइफ भी इसी से निकालेंगे, इससे ग्राफ भी इसी से पूछ रहा होगा। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसी की अगर बात की जाए, भाई यहां तक कोई दिक्कत हो तो देख लो एक बार इसे, देखना इसी की अगर बात आएगी, इसी में आती है इसी के लिए हाफ लाइफ टाइम या हाफ टाइम पीरियड बोलते हैं इसको। हाफ टाइम पीरियड क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इस हाफ टाइम का मतलब है कोई भी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट में मतलब 50% डिकम्पोज हो चुकी है। या आप ये भी कह सकते हैं किसी भी रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम। या हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं इसको, हाफ लाइफ टाइम। क्लियर? मतलब कोई भी रिएक्शन 50% जब कंप्लीट हो रही है, 50% कंप्लीट मतलब जो ए कंसंट्रेशन हमने शुरू में ली थी वो किसमें टूट चुकी है, मतलब ए की प्रोडक्ट कितना बन चुका है, इसका आधा। मतलब ए माइनस एक्स भी किसके बराबर हो गया भाई, दोनों आधे आधे हो गए। भाई इसकी जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किस पर, टी हाफ पर, ये भी a/2 बच रही है और ये भी प्रोडक्ट भी कितना a/2, क्योंकि हमें पता 50% जब कंप्लीट हुई है तो ए की कंसंट्रेशन आधी तो यहां बची हुई रिएक्टेंट की टर्म्स में और आधी किस में कन्वर्ट हो चुकी है, प्रोडक्ट में हो चुकी है। अगर मैं इसी वैल्यू से मैं लिखूं जबकि एट टाइम टी हाफ मैंने पहले बताया वो टाइम होता है जिस पर रिएक्शन 50% कंप्लीट हो चुकी है, या दूसरी लैंग्वेज में गए वो टाइम जिस पर जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की 50% कंप्लीट डिकम्पोज हो चुकी होती है किसमें, प्रोडक्ट में। दोनों लैंग्वेज सही है। तो t इज इक्वल टू हाफ टाइम पर अगर बात करें, आपने टाइम लिया t हाफ, उस वक्त अगर बात की जाए जो x होता है, x किसके बराबर होता है, a/2। दिख रहा है कि जो x की जो क्वांटिटी है उस वक्त, क्योंकि आधा बचा है। अब मैं इस वैल्यू को, अगर दोनों वैल्यू को इसी इक्वेशन में पुट कर देता हूं तो x की वैल्यू क्या भाई, a/2 इज इक्वल टू k, और t किसकी बात करा किस टाइम पर, हाफ टाइम पर। k कहां चला जाएगा, यहां से। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी ये आपकी ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट, जिससे बहुत सारे सवाल दे रखे हैं हाफ लाइफ टाइम निकालने के लिए, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ का ये फॉर्मूला टी हाफ इज इक्वल टू a/2 के। वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा आता है इसका इसी वैल्यू का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उसको पढ़ने के लिए एक मेथड पहले ये देखते हैं ग्राफ को बनाते कैसे, ग्राफ को प्लॉट करने का आपको तरीका सीखना। देखना ये दोनों वैल्यू आपको इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़नी है, याद रखनी है। देखना
आपके पास ये वैल्यू आई है, इसी को ग्राफ में प्लॉट करना है, x इज इक्वल टू kt, इसी का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना, वो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम ये सीखेंगे ग्राफ को बनाते कैसे हैं। ग्राफ आपके जो चलते हैं, देखना सीखना वेरी इंपॉर्टेंट। 4 टाइप के आपके ग्राफ चलते हैं, 11th और 12th, उसके अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन 11th 12th की बात करें 4 टाइप की। पहला जो ग्राफ है आपका y इज इक्वल टू mx टाइप है, दूसरा जो ग्राफ है y इज इक्वल टू माइनस mx टाइप है, तीसरा जो ग्राफ है y इज इक्वल टू mx प्लस c, और जो चौथा ग्राफ है इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c। क्लियर? 4 टाइप की ग्राफ चलते हैं। इनका मतलब क्या है कि y अगर बात की जाए, कोऑर्डिनेट की बात की जाए, देखना हमेशा जब भी आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, इस वाले कोऑर्डिनेट में हमेशा y लोगे, इस वाले कोऑर्डिनेट में हमेशा कौन से लोगे, x लोगे। क्लियर है? हमेशा y की वैल्यू किसी की भी साथ मल्टीपल आपको नहीं मिलेगी, मतलब किसी भी वैल्यू के साथ गुणा नहीं हो रही होगी। दूसरी बात है x की वैल्यू किसी ना किसी वैल्यू से मल्टीपल होगी, गुणा हो रही होगी, और वो ही वैल्यू उसका क्या होगी, स्लोप होगी। उसको स्लोप बोलते हैं, बताएंगे भी क्या होता है। कोई ना कोई उसकी वैल्यू जुड़ रही होगी उसके साथ। ये जो वैल्यू हमेशा इस कोऑर्डिनेट पर x आएगा, इस कोऑर्डिनेट पर अगर ये वैल्यू अगर बात है x के साथ जो वैल्यू अगर पॉजिटिव है और साथ में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं जुड़ी है, जैसे कि इसमें जुड़ी नहीं जुड़ी, तो ग्राफ हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा। भाई x के साथ कोई वैल्यू मल्टीपल है और ये दोनों की दोनों वैल्यू किसी तीसरी वैल्यू से जुड़ी नहीं रही है, तो हमेशा ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अगर वैल्यू ये पॉजिटिव है तो ग्राफ जाएगा ये एक स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव है। अगर बात आ जाती वही वैल्यू सेम y m x में दोनों सेम है, लेकिन n की वैल्यू किसमें है, नेगेटिव। ये सिर्फ n की वैल्यू नेगेटिव, x कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। जैसे मैं बात कर रहा हूं, हमारा x यहाँ पे क्या भाई, x के साथ कोई वैल्यू मल्टीपल है, और x जैसे कि यहाँ पे टाइम है, वो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, -2 मिनट नहीं होती है, तो इसलिए 0 से स्टार्ट होता टाइम, तो x कभी माइनस में नहीं होगा, स्लोप नेगेटिव में होगा, ये n की वैल्यू नेगेटिव में मिलेगी। इसमें ग्राफ अगर बात करें वही चीज है भाई, ये x कोऑर्डिनेट है, ये आपका y कोऑर्डिनेट है, x का ये वाला कोऑर्डिनेट -x होता है, नीचे वाला -y होता है। अब स्लोप यहाँ तो पॉजिटिव है, साथ में कोई कांस्टेंट वैल्यू जैसे कि ये नहीं जुड़ी हुई है, तो ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा, लेकिन स्लोप कैसा है, नेगेटिव। तो ये तो अगर पॉजिटिव होता तो लाइन ऐसे जाती, नेगेटिव होता तो लाइन कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। पहले वाले ग्राफ के थ्रू ये वाला ग्राफ, और सेकंड वाले ग्राफ के थ्रू ये वाला ग्राफ बनता है। क्लियर है? ग्राफ इसी में चले। तीसरे वाले ग्राफ, इसी ग्राफ में अगर मैं बात करूं, देखना तीसरे वाले ग्राफ में एक टर्म्स है, वही इसी कोऑर्डिनेट में हमेशा y, इस पर हमेशा क्या लेंगे, x। अब x के साथ क्या है, ये तो इसका क्या हो गया, ये तो x आ गया आपका, y हमेशा किसी से मल्टीपल नहीं होगा, यहां पे आ जाए। x के साथ जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में है, स्लोप हमें पता है कि पॉजिटिव में जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन साथ में इन दोनों वैल्यू से कांस्टेंट वैल्यू जुड़ी है, तो ये फिक्स है कि यहां से स्ट्रेट लाइन शुरू नहीं होगी, कोई ऊपर से पॉइंट से होगी, ओरिजिन से शुरू ना होकर किसी पॉइंट से हो रही होगी। और फिर उसके साथ ये के साथ देखेंगे कि m वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ ये जाएगा, और जो ये डिस्टेंस है, ये इसी डिस्टेंस आपकी क्या होगी, c, और ये जो होगा आपका, ये होगा आपका स्लोप, और स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, m। तो y यहां लिखा जाएगा, m आपका स्लोप ये होगा, x इस कोऑर्डिनेट पर, c हमेशा ये वैल्यू हमेशा। दूसरी टर्म्स, अगर वैल्यू किसमें है, माइनस में, सेम टर्म्स है, y यहां आ गया, x यहां आ गया, c कांस्टेंट राशि ये हमेशा लिख लेंगे, भाई m कौन सा है, नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होता स्लोप ये नेगेटिव होगा तो स्लोप ये जाएगा, स्लोप क्या रहेगा, माइनस है। आपके 4 ही ग्राफ चलते हैं, इसको प्रीवियस अगर दोबारा से इस बैकवर्ड करके इस लेक्चर को आप देख सकते हैं, लेकिन 4 इंपॉर्टेंट है, समझना इस चीज। क्लियर है? अब देखिए कि ये कौन से वाला, इनमें से पहचानिए आपको, भाई जो कोई भी वैल्यू से गुणा नहीं हो रहा, मल्टीपल नहीं हो रहा, वो तो हमारे लिए क्या है, ये वैल्यू क्या है उसकी दे रखी y। x हमेशा किसी ना किसी से गुणा होगा, चाहे आपका ऐसे भी दे रखा हो y इज इक्वल टू x दे रखा हो, x अब किससे गुणा हो रहा है, हमें मानना पड़ेगा m की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 1 होगी, मानना पड़ेगा। क्लियर? भाई आपको y इज इक्वल टू, अगर x भी दे रखा है, y इज इक्वल टू x में ग्राफ पूछ रखा है, तो y के x के साथ अगर बात है, कोई इज इक्वल टू दे रखा है, तो यहाँ पे x के साथ कोई वैल्यू गुणा हो रही, कौन हो रही, 1, तो m यहाँ पे क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। क्लियर है? तो इस बात है कि ये y है, तो ये अगर किसके ग्राफ आपसे पूछ रखा है, x वर्सेस टाइम के बीच में, x यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ क्या है भाई, यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनी हुई है, t यहाँ पे टाइम है, उनके बीच में ग्राफ पूछ रखा है। अगर बात है ये कौन सी वैल्यू, मतलब y वर्सेस हमेशा x के बीच में ग्राफ पूछता है, यहाँ पे x y, x हमारा जो y है, x वास्तव में x को वैल्यू नहीं है, x क्या है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, और ये जो t हमारा क्या है, x, और इससे जो वैल्यू मल्टीपल हो रही वो क्या है हमारी n। अब कुछ नहीं, बस
कंटिन्यू करना है। इसका जो ग्राफ बनेगा कैसे बनेगा, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा कहां लिखा जाता है, इस पर, जो कि क्या है, वाई की वैल्यू क्या है एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है टाइम टी, और एम की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन साथ में कोई भी कांस्टेंट राशि ऐड नहीं है, तो और हमेशा जो ग्राफ शुरू होगा यहां से शुरू होगा, और ग्राफ अगर देखो पॉजिटिव है तो एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, और स्लोप हमारा क्या है भाई, स्लोप इज इक्वल टू क्या है एम, एम की वैल्यू क्या है के। क्लियर है, सी जो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। क्लियर है, तो ये ग्राफ बनाने का तरीका, और भी चारों के चारों ग्राफ आपके पूरी काइनेटिक्स में और भी इलेक्ट्रो में और काफी जगह यूज होंगे। क्लियर है, इसके अलावा अगर बात करें तो ये तो हो गया इसका ग्राफिकल, आपका यही चलता है एक्स बाई टी के बीच में पूछ रहा था ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन आती है। क्लियर है भाई, उसके बाद हम जो पढ़ने वाले ये तो हो गया आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम तीन चीज ही पढ़ी है, एक तो उसके बाद है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, एक उसकी हाफ लाइफ, तीनों को अगर एक साथ में लिखूं अगर बात की जाए, आपने इज इक्वल टू एक तो पढ़ा एक्स इज इक्वल टू के टी, ये तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आई। उसके अलावा अगर बात की जाए दूसरी उसकी जो वैल्यू आई टी आप इज इक्वल टू क्या है ए बाई टू के, ये उसकी हाफ लाइफ नहीं। और तीसरा अगर ग्राफ बात की जाए एक्स, ये कोऑर्डिनेट वाई हमेशा यहाँ पे, टी किसके एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन जो आएगा पक्का स्लोप इज इक्वल टू के, क्योंकि पॉजिटिव है तो क्या आएगी स्ट्रेट लाइन। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, किनके लिए ओनली जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये तीनों से आपको बहुत सी सवाल मिलेंगे, बहुत से क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में पीछे दिए भी हुए। इसके बाद जो पढ़ने वाले वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो मोस्टली सवाल आपके जो देखे जाते हैं राजस्थान बोर्ड के सवाल पेपर में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके जो मोस्टली सवाल जो अभी तक आए वो इसी से आए मोस्टली अगर बात की जाए। लेकिन होता क्या है, जैसे मैं एक सिंपल रिएक्शन ले रहा हूं भाई, एक चीज तो उसने दे दी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो एन की वैल्यू कितनी दे दी उसने, 1 दे दी। इस वैल्यू अगर इसी रिएक्शन के लिए मैं बात करूं t इज इक्वल टू 0 टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन वही सेम a मान लेता हूं, उस वक्त प्रोडक्ट बना ही नहीं तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी 0। एट टाइम अगर बात करूं t पर, ये माना x बन गया तो कितना बचा होगा a माइनस एक्स बचा होगा। क्लियर है यहां तक। अगर रेट की इक्वेशन, अगर रेट ऑफ जो रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन की पावर n, और कंसंट्रेशन कौन है यहाँ पे a, और उसी की पावर n की वैल्यू कितनी दे दी उसने 1। प्रोपोर्शनलिटी को बताते क्या आता है यहाँ पे की आता है। और एट टाइम अगर मैं t की बात करूं, एट टाइम t पर जो कंसंट्रेशन a की कितनी है, तो रेट क्या हो जाएगी, रेट इज इक्वल टू k, और a की कंसंट्रेशन t टाइम पर क्या है भाई a माइनस एक्स, उसकी पावर 1 लगाओ चिन्ह लगाओ कोई एक ही बात है, क्योंकि एक पावर को लगाए ना लगाए तब भी पावर रहती है। एक इक्वेशन अगर बात करें ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरी ये आपने पढ़ा है कि जो स्टाइकियोमेट्रिक से रिलेशन पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन का, उसमें क्या करते थे भाई, स्टाइकियोमेट्रिक जब एक केस फर्स्ट पढ़ा था आपने, जब स्टाइकियोमेट्रिक सेम हो दोनों की 1 है तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, अगर बात है रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी, रेट इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, कंसंट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस सॉरी ओवरऑल डीटी इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवरऑल डीटी। भाई कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट नेगेटिव में, प्रोडक्ट की किसमें आएगी पॉजिटिव। क्लियर है। अगर बात करूं एट टाइम टी पर, एट टाइम टी पर जो कंसंट्रेशन होगी किसकी, एक ही कंसंट्रेशन एट टाइम टी पर, क्या भाई इसी को अगर लिखूं मैं, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू एट टाइम टी पर जो एक ही कंसंट्रेशन क्या है a माइनस एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एट टाइम टी पर कितनी भाई dx बाई dt। ये जो आपकी इक्वेशन नंबर क्या होगी 2। अब बात की जाए ये भी रेट के कंपेयर में है, ये भी रेट के कंपेयर में, ये एक अलग फॉर्मूला है, ये स्टोइकियोमेट्रिक की वैल्यू से है। अब अगर बात करें जब रेट और रेट इक्वल है तो हमें पता है ये वैल्यू भी आपस में दोनों बराबर है, और ये वैल्यू ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों वैल्यू इसके बराबर कंपेयर कर सकते हैं। देखो मैं ऊपर अब करता हूं, यहां पे लिख लेता हूं इसको, देखना तो क्या हो जाएगा भाई, रेट रेट इक्वल है तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, जो dx बाई dt है इज इक्वल टू किसके बराबर है, a माइनस एक्स के बराबर है। यहां तक कोई दिक्कत है भाई, इन दोनों में से वही है, जब ये बराबर इसके है तो दोनों में से किसी एक को कंपेयर रख लेते हैं भाई, हमने यहाँ पे dx बाई dt को लिया है, हम यहाँ पे ये भी ले सकते हैं, सेम आंसर आएगा, लेकिन इससे थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो इजी वे में हमने किसको ले लिया, इसको, क्योंकि ये दोनों वैल्यू बीच में क्या लिखा हुआ, इक्वल लिखा हुआ है। क्लियर है ये चीज। अब देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं, देखना देखना इसको अगर बात करें, आपने dt को इस साइड ले गए, a माइनस एक्स को आप इस साइड लिया, dx बाई आपने क्या किया, सॉरी ये ले लिया a माइनस एक्स इज इक्वल टू dt को कहां ले गए, इस साइड।
अब आपको इंटीग्रेशन आता ही है, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन में कांस्टेंट वैल्यू कहाँ जा जाती है, बाहर आ जाती है। यहाँ पे लिखोगा बाय इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, कोई वैल्यू पड़ी होगी आपने इंटीग्रेशन का, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा dx बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस एल एन एक्स, और जहां पे जो एल एन होता है वो क्या होता है नेचुरल लॉग, और नेचुरल लॉग की वैल्यू क्या होती है 2.303 लॉग होती है। ये तो आपने पढ़ा है पहले भी, मैथमेटिक्स में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो यहाँ से देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे dx बाई एक्स की जो वैल्यू दे रखी है, जो एक्स जानने वाला उसकी वैल्यू क्या दे रखी है ए माइनस एक्स। फॉर्मूले से, अगर फॉर्मूला ये है अप्लाई इस पे करना है, क्या हो जाएगा भाई dx, अगर इसको इंटीग्रेशन को ओपन करते हैं तो क्या आएगा माइनस एल एन, और x की जगह भाई x ये गया था, लेकिन यहाँ पे x कौन है a माइनस एक्स इज इक्वल टू के कांस्टेंट राशि, इसको ओपन dt करेंगे t आ जाएगा, लेकिन जैसे इंटीग्रेशन हटेगा क्या आ जाएगा एक कांस्टेंट आ जाएगा, जिसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर है इस इक्वेशन तक, क्लियर है। अब वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसके बाद, एक बार स्क्रीनशॉट भी लेके आप इनको उतार लिया। उसके बाद देखते हैं, अगर बात है एट टाइम t 0, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, देखना एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर जो a माइनस एक्स है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर a माइनस एक्स किसके बराबर है, a के बराबर। भाई t 0 पर इसकी कंसंट्रेशन किसके बराबर है, a माइनस एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर। चेक करिए, ध्यान दीजिए दिमाग, जब t इज इक्वल टू 0 इनिशियल हुआ ही नहीं है, वो कह रहा है कि t इज इक्वल टू 0 टाइम पर a माइनस एक्स कितना होगा, a के बराबर होगा डेफिनेटली। अब अगर बात है इस वैल्यू को कहां रखता हूं मैं, इस इक्वेशन में रखता हूं, क्या हो जाएगा देखना भाई, एल एन ए माइनस एक्स की जगह क्या लिख दूंगा मैं, ए इज इक्वल टू के, और टी की वैल्यू कितनी है 0, मल्टीपल 0 प्लस में सी, क्या हो जाएगा आंसर माइनस एल एन ए इज इक्वल टू, भाई ये तो किसी 0 के साथ मल्टीपल 0, क्या बचेगा सी। इस इक्वेशन को आप लास्ट जो भी मान रहे थे, कौन सी मान रहे थे, जैसे 2 मान रहे थे, तो इसको क्या मान लूं मैं थर्ड। अब इक्वेशन 2 और थर्ड में कंपेयर, सी की वैल्यू रखनी है कहां से, यहां से। क्या है सी की वैल्यू, मतलब सी की वैल्यू क्या रख दोगे, मतलब क्या हो जाएगा देखना भाई, इधर क्या है एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या भी आपका इधर के टी, और सी की वैल्यू हमने क्या रख दी, क्या है माइनस एल एन ए, माइनस एल एन ए, के टी को उधर ही रखेंगे, एल एन ए उधर माइनस में, इधर आके किस में हो जाएगा भाई, एल एन ए माइनस में, इधर आके किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। क्लियर है भाई जी। अब अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एक जर्नली, कि आपने एल एन ए अपॉन बी इज इक्वल टू क्या होता है, एल एन ए माइनस एल एन बी, ये फॉर्मूला देखा कभी, ये आपको ए दिख रहा होगा, ये आपको बी दिख रहा होगा। इसी फॉर्मेट को अगर मैं बात करूं कैसे लिख सकता हूं, एल एन ए अपॉन, भाई ये ए, इस फॉर्मेट को वापस इसमें कन्वर्ट भी तो कर सकते हैं, ए माइनस बी वाली वैल्यू कहां चली जाती है नीचे वेरिएबल में, ए माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बस ये इक्वेशन आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिससे बहुत सारे न्यूमेरिकल दे रखे हैं, बहुत सारे आए भी हुए हैं, इसको बोलते हैं आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, हाफ लाइफ का एक फॉर्मूला इसी से और बनाते, देखना भाई ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद होनी चाहिए आपको। दूसरी टाइम अगर बात करें हाफ लाइफ मतलब टी हाफ पर अगर बात करें ए माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, बट टी हाफ की बात की जाए तो इनिशियल, बट टी हाफ मतलब हाफ लाइफ क्या होती है किसी की भी, कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में हाफ कंप्लीट हो चुकी है, मतलब इसकी 50% जो कंसंट्रेशन किसमें चेंज हो चुकी होती है प्रोडक्ट में, 50% मतलब a/2, तो a माइनस एक्स कितना बचा होगा a/2, और प्रोडक्ट कितना बना होगा भाई a/2, भाई इनिशियल a था 50% मतलब a/2, प्रोडक्ट बन चुका है, बचा भी कितना रिएक्टेंट a/2। बात की जाए a माइनस एक्स टी हाफ पर किसके बराबर होता है a/2, देखना एट टाइम t इज इक्वल टू, सॉरी एट टाइम t पर जो a माइनस एक्स है, टी हाफ पर सॉरी टी हाफ पर जो a माइनस एक्स है वो किसके बराबर है भाई a/2, a माइनस एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे a/2, और t की वैल्यू क्या रखेंगे टी हाफ पर, क्या हो जाएगा देखना एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स कितना भाई a/2, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 2/a इज इक्वल टू के टी किसकी किस टाइम की बात कर रहा भाई, टी हाफ की बात, टी हाफ की बात। क्लियर है, यहां से ए से ए गया, बचा क्या भाई ln2, के अगर बात हो उधर इक्वल में मल्टीपल में इधर किस में आ जाएगा, ये किसका फॉर्मूला हो गया भाई टी हाफ का। अगर सिंपली अगर ln2 की वैल्यू भी लिखी भाई, ln को ओपन करते हैं, ln इज इक्वल टू क्या होता है 2.303 लॉग, इसको हटाएंगे ln को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
2.303 log आ जाएगा। और इसको ओपन करेंगे, log 2 का मान रखेंगे, 0.330 होता है, उसके साथ मल्टीपल करेंगे तो जो वैल्यू आती है आपकी वो आएगी 0.693। तो एक जनरल फॉर्मूला होता है टी हाफ का, ये वाला 0.693 बाई रेट कांस्टेंट की वैल्यू से मल्टीपल, उसी की क्या होती है। और ये किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर की किस पर डिपेंड नहीं कर रही, कंसंट्रेशन अगर बात करें जो रिएक्टेंट की हो या प्रोडक्ट की, कंसंट्रेशन का कोई इसमें वैल्यू नहीं आ रही है। तो जो हाफ लाइफ होती है फर्स्ट ऑर्डर की वो रिएक्शन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। तो ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी, है उसकी हाफ लाइफ। अब इसका आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी देखना। आपने भी थोड़ी देर पहले ग्राफ देखे थे, नहीं देखे थे, फिर दोबारा से उसको वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देख सकते हो। देखिए ग्राफ पूछ लेता है हमेशा y वर्सेस x पूछता है, तो यहाँ पे आपका ग्राफ आपके सिलेबस में दे रखा है ln a अपॉन a माइनस x वर्सेस जो दे रखा है t के नीचे, मतलब ये वैल्यू y दे दी, ये कौन सी दे दी, x। कुछ नहीं करना आपको, पहले इनको कोऑर्डिनेट पे लिख लेना, ln a अपॉन a माइनस x बाई t। ये वैल्यू y, ये वैल्यू क्या हमारी x। x के साथ हमें ना कोई वैल्यू हमें पता मल्टीपल रहती है, वो वैल्यू इसका क्या होती है, स्लोप। साथ में अगर कोई भी इंटीग्रल इंटरसेप्ट नहीं जुड़ा हो, मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं ऐड होती, तो स्लोप हमेशा कहां से शुरू होता है, ओरिजिन से शुरू होता है। ये देखो कि स्लोप पॉजिटिव है, k की वैल्यू पॉजिटिव है तो स्ट्रेट लाइन आओगी, स्लोप क्या होगा आपका, k होगा। एक स्ट्रेट लाइन आओगी, अगर बात है धीरे धीरे अगर बात है ये वाली स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो ये आपका ग्राफ होता है। ग्राफ दूसरा भी आपके एक सिलेबस में पूछ रखा है, वो ग्राफ कैसे पूछ रखा है वो देखना, इसी इक्वेशन से। एक दे रखा आपका ln a माइनस x वर्सेस t के बीच में पूछ रखा है। इसी इक्वेशन को आपने देखा था ln a अपॉन, और देखिए पॉजिटिव वैल्यू में दे रखा है इज इक्वल टू, अगर बात करें आपने kt पढ़ा था, इससे पहले आपने इसको ओपन कैसे किया था, आपने देखा था ये वैल्यू थी ln a माइनस x इज इक्वल टू kt, वास्तव में ये वैल्यू थी। इस फॉर्मूले से वापस हमने इसको प्रोसीड किया था। वापस से अगर बात करें, अब ये वैल्यू किसमें पॉजिटिव, इसको उधर ले जाए, उसको इधर ले आए, भाई ये उधर जाएगी तो वैल्यू किसमें हो जाएगी, ln a माइनस x प्लस में, और kt इधर आके किसमें हो जाएगा, नेगेटिव। एक चीज और देखना, भाई kt नेगेटिव में है, ln a किसमें पॉजिटिव में, इसको ऐसे लिख सकता हूं ln। अब देखना मैंने दे रखा है कि ये वाली वैल्यू हमेशा पाई होती है जो किसी से मल्टीपल नहीं होती। भाई ग्राफ उसने y इज इक्वल टू mx दे रखा हो, भाई ग्राफ ऐसा y उधर दे दिया, कुछ नहीं, बराबर किस साइड भी लिख सकते हो, ये y दे रखा है। दूसरा ग्राफ किसमें पूछ रखा है, ये x की वैल्यू, x के साथ एक वैल्यू मल्टीपल होती है हमेशा, वो क्या होती है, स्लोप। साथ में कांस्टेंट वैल्यू भी दे रखी है, ये क्या हमारा इंटरसेप्ट c दे रखा है। बस कुछ नहीं किया, अभी इसका ग्राफ बनाना देखा था। इस कोऑर्डिनेट में हम किसको लेंगे, y को लेते हैं हमेशा, क्या y ln a माइनस x। इस कोऑर्डिनेट किसके बाद x की क्या वैल्यू दे रखी, t। अब ग्राफ देखिए, जो ग्राफ तो नेगेटिव में, साथ में इंटरसेप्ट दे रखा है, c की अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो अब ग्राफ ओरिजिन से शुरू ना होकर किसी एक वैल्यू से शुरू होगा। और स्लोप कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव तो ग्राफ जाएगा ये, और स्लोप है क्या भाई, स्लोप इज इक्वल टू क्या आएगा, नेगेटिव के, साइन जरूर लिखना होता है। और जो ये डिस्टेंस होती है ये वाली, वो क्या हो गया आपकी ln a। क्लियर है। तो ये आपके दो ग्राफ दे रखे हैं, ये आपका था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और उसके ग्राफ दोनों। उसके अलावा आपकी सबसे इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, और इसकी हाफ लाइफ तो जो रिएक्शन है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट, 0.693 बाई k इज इक्वल टू t हाफ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों के दोनों ये वाली इक्वेशन तो सबसे, क्योंकि इनके बहुत सारे न्यूमेरिकल दे रखे हैं पीछे, ट्राई करना एक बार जाके वीडियोज में, पीछे वीडियोज में सॉरी एनसीईआरटी की बुक के नीचे। तो आपने अभी जीरो ऑर्डर पढ़ा, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा, इसके बाद एक और बता स्यूडो ऑर्डर। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन आपकी सेकंड ऑर्डर नहीं चलती। स्यूडो ऑर्डर क्या होता है, जैसे कि मैं सिंपल एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपको नॉर्मली a प्लस बी और कोई रिएक्शन दे रखी, c दे रखी, क्लियर। सिंपली आप इसकी रेट, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको बताना है, क्या बताओगे भाई, इनकी कंसंट्रेशन, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है उसकी स्टोइकियोमेट्रिक 1, b उसकी पावर 1, भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पावर का, कंसंट्रेशन की पावर का सम कर देंगे, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। क्या बोलेंगे इस हमेशा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, नॉर्मली सेकंड बोलेंगे। लेकिन अगर केस दे दे आपने, स्यूडो ऑर्डर कब अप्लाई होता है, अगर कोई एक कंसंट्रेशन किसमें दे देता, वो एक्सेस में दे देता है। एक्सेस अमाउंट कब बोला जाता है, जब कोई एक अमाउंट से उससे लगभग 10 टाइम कोई चीज ज्यादा ली जाती है, तो वो अमाउंट बोला जाता है एक्सेस। एक्सेस में दे देता तो उस वैल्यू के रेस्पेक्ट में उसकी कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल कर दी जाती है। बी अगर एक्सेस में है तो उसको
नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। अब ओनली जो कंसंट्रेशन डिपेंड करेगी वो इस पे करेगी। क्लियर है? अब ओनली अगर भाई रिएक्टेंट तो दो भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन सिर्फ एक पे डिपेंड कर रही है। अभी कौन सा ऑर्डर बन गया भाई? पावर करते सम एक ही पावर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1, ये होगी फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन कोई अमाउंट एक्सेस होने की वजह, जब दो रिएक्टेंट होने की बात भी फर्स्ट है, तो इसके लिए वर्ड लग जाता है सामने, कौन सा? स्यूडो। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोली जाएगी, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? कोई भी तीन अमाउंट अगर ले रहे होते हैं भाई, ए बी सी इज इक्वल टू कन्वर्ट हो रहा था हमारा डी में, पर इस टर्म्स में अगर नॉर्मली कोई एक्सेस नहीं दिया हो तो इसकी क्या हो जाएगी भाई, बी की पावर 1 और सी की पावर 1 हो जाती है। क्लियर है भाई? कौन सी बोली जाती है? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बोली जाती है। पावर का सम कर रहे तो 1+1 थर्ड ऑर्डर। लेकिन अगर वो कह दे कि एक कोई चीज किसमें है, एक्सेस में, तो कुछ नहीं भाई, एक्सेस वाला अमाउंट क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। अब ये कौन सी हो जाएगी, जो थर्ड ऑर्डर थी कौन सी होगी, सेकंड। लेकिन इस सामने एक वर्ड लग जाएगा, कौन सा? स्यूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोली जाएगी। ठीक, थर्ड ऑर्डर एक्सेस होने से कौन सी होगी, स्यूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है भाई? तो ये टॉपिक जो आज पढ़ा वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी पढ़ा इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके पीछे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, सारे आपको निकालने हैं। अगर पॉसिबल नहीं होते तो ट्राई कर, नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत सी कुछ चीजें रह गई है जो कि हम पीछे के एक लास्ट लेक्चर में जो न्यूमेरिकल करेंगे सारे उनमें भी कर लेंगे, पर लेकिन ट्राई करना आपको। ठीक है, थैंक यू।